हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको जिन की कुछ डरावनी कहानियां सुनाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरा नाम शादाब है और मैं बिहार के मुंगेर जिले में रहता हूँ। हमारे घर के बगल में ही हमारे गांव के इमाम का घर है। उनका घर हमारे घर के मुकाबले बहुत बड़ा है और अक्सर वहां पर लोग आना जाना करते हैं। यहाँ आपको बहुत से बच्चे भी मिल जाएंगे जो कि कुरान सीखने के लिए आते हैं इमाम से। उनके घर के आंगन में ही एक छोटा सा झोपड़ा था और उसमें एक इंसान रहता था। वो इंसान वैसे तो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, मगर जब भी कोई उससे बात करे तो वो बहुत अदब से बात करता था। उसका पहनावा भी बहुत अच्छा होता और वो बहुत अच्छी उर्दू और अंग्रेजी भी बोल लेता था। ये आदमी कभी इमाम की घर की दहलीज के बाहर नहीं निकलता और अंधेरा होते ही वो अपने झोपड़े में चला जाता था। लोगों ने एक और बात देखी थी कि इस आदमी से मिलने बहुत से लोग आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो गाड़ियां बहुत दूर से आती, यहाँ तक कि दिल्ली से भी, मगर वो लोग भी हमेशा शाम से पहले वापस चले जाते। मगर बात ये थी कि ये आदमी इमाम के घर साल में सिर्फ एक बार आता और 1 महीने के लिए रुकता था। फिर वो वापस चला जाता और अगले साल फिर उसी वक्त 1 महीने के लिए आता। ये सिलसिला जब कहीं 8 या 10 साल तक हुआ, तब हमें जाके पता चला कि ये एक मशहूर बिजनेसमैन है जिनका नाम आमिर है। कुछ साल बाद हमें उनकी पूरी कहानी पता चली, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। एक बार आमिर साहब बहुत बीमार हो गए और उन्होंने अपने लड़के को बुलाया हॉस्पिटल में मिलने के लिए। आमिर साहब के 3 लड़के थे जो कि विदेश में अपना अपना व्यापार संभालते थे और उनकी एक लड़की भी थी जो कि लंदन में डॉक्टर थी। जब उनका बड़ा बेटा यूएसए से आता है तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि उनका एक जिन के साथ समझौता हुआ था कि वो साल में एक बार उस जिन के गांव जाके 1 महीना रहेंगे और उसकी इबादत करेंगे और उसके बदले वो जिन उनको और उनकी आने वाली पीढ़ी को बेशुमार दौलत और शोहरत देगा। और क्योंकि अब आमिर साहब बीमार हो गए, उनके बड़े लड़के को ये परंपरा निभानी होगी ताकि वो जिन उसी तरह उनके परिवार पर मेहरबान रहे। आमिर साहब के बड़े बेटे जो कि कुरान और इस्लाम में मानते थे, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि इस्लाम ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। इसके कुछ दिनों बाद ही आमिर साहब गुजर गए और अब उस जिन के साथ किए गए करार को मानने वाला कोई नहीं बचा। आमिर साहब के गुजरने के कुछ दिनों बाद जब उनका बेटा वापस यूएसए चला जाता है तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। उसे ऐसा लगता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती जो कि उस जगह पर नहीं हो। शाम होते ही उसको बुखार आ जाता, जबकि डॉक्टर को दिखाने और सारे टेस्ट करवाने के बाद वो बिल्कुल फिट निकले। अब धीरे धीरे उसे रात में सपने आने लगे। वो देखता कि वो किसी गांव के एक झोपड़े में है और उसे एक बूढ़ा इंसान एक किताब दे रहा है, पीले कपड़े में बंधी हुई। क्योंकि उसे समझ आ जाता ये क्या है, वो इसे लेने से मना कर देता और तभी वो बूढ़ा अपना रूप बदल के एक भयानक रूप में आ जाता और उसका गला दबाने लगता।
हर बार इसी समय उसकी नींद खुल जाती और वो हमेशा ये पाता कि उसके गले पर नाखून के निशान हैं। धीरे धीरे ये घटनाएं उसके परिवार के साथ भी होने लगी और फिर उसको समझ आया कि उसे किसी की मदद की जरूरत होगी, वरना इस तरह तो जीना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। उसकी बीवी की मौत हो जाती है और अब वो और उसकी 2 बेटियां ही रह जाती है इस दुनिया में। अब उसने तय कर लिया कि वो किसी भी तरह अपने परिवार को बचाएगा और इसीलिए वो तय करता है कि वो गांव में जाके उस जिन को अपने से दूर करने की कुछ तरकीब निकाले। वो गांव में आके इमाम से मिलता है और उन्हें पूरी बात बताता है। इमाम ने कहा कि उनको पता था इस जिन के बारे में और वो अपने तरफ से भी कोशिश कर रहे थे जब उसके पिताजी जिंदा थे और वो 1 महीने के लिए इसीलिए यहां आके रहा करते थे। आखिर में यह तय हुआ कि वो आदमी यहां इमाम के घर में ही रहकर उनके साथ इस जिन को हराने की कोशिश करेगा। 5 साल रहने के बाद आखिरकार उन्होंने उस जिन को हरा दिया और उसके परिवार से जिन का साया हट गया। देखते ही देखते 6 महीनों में उसका और उसके सारे भाइयों का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया और उसकी बहन जो कि एक डॉक्टर थी, उसका भी लाइसेंस किसी कारण छीन लिया जाता है और वो वापस इंडिया आ जाती है अपने भाइयों के पास। आज वो पूरा परिवार हमारे गांव में ही रहता है और खेती करता है। उनकी बहन यहाँ रहकर लोगों की मदद करती है क्योंकि वो एक डॉक्टर तो है ही। आज वो उस जिन के चंगुल से तो बच गए हैं, मगर उनके पास जो भी था उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई है। हमारे गांव के घर के पास में ही एक परिवार रहता था और वो 2 भाई और 1 बहन थे। एक दिन वो दोनों भाई मेरे पापा की मदद मांगने आए क्योंकि उनकी बहन गुम हो गई थी। सबने मिलके उसे ढूंढने की कोशिश की और हर जगह ढूंढा गया, मगर उनकी बहन का कहीं पता नहीं चला और अंत तक सब ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। पर एक दिन अचानक एक इंसान आता है और वो कहता है कि वो उन लोगों की मदद कर सकता है उनकी बहन को ढूंढने में। वो आदमी कहता है कि वो मदद कर सकता है, पर उसे एक छोटे बच्चे की मदद लगेगी जो उसकी आंखें बन के बता सकेगा कि उनकी बहन कहां पर है। हमारे ही एक पड़ोसी ने उनकी मदद की और अपने 8 साल के लड़के के साथ उनके घर आ गए। अब सब लोग एक कमरे में बैठे थे और उस आदमी ने बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी देर में जब उसने मंत्र पढ़ना बंद किया तो उस बच्चे की आंख से पट्टी को हटाते हुए पूछा कि उस बच्चे ने क्या देखा। बच्चा कहता है कि उसने देखा एक जंगल में बहुत बड़ा महल था और उस महल के बाहर 2 लंबे लंबे लोग खड़े थे जैसे कोई प्रहरी हो। फिर उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई और उसे महल के अंदर जाने को कहा। वो लड़का कहता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है जो कि सफेद कपड़े पहन के है और उसकी आंखें लाल है। उस आदमी ने बच्चे से कहा कि वो लाल आंख वाले आदमी से पूछे कि ये लड़की कहाँ है, मगर बच्चा कहता है कि लाल आंख वाले आदमी ने बताने से साफ इनकार कर दिया है। फिर उस आदमी ने उस बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा कि बता, वरना मैं तुझे जला दूंगा। तो वो बच्चा कहता है कि लाल आंख वाले आदमी ने बताया है कि वो लड़की इस वक्त दिल्ली में है क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और ये कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और उसे मार के भाग गया। मगर उस लड़की का नसीब अच्छा था क्योंकि वो बच गई और इस वक्त
दिल्ली के एक अस्पताल में है। सब ने तुरंत दिल्ली का रुख किया और जब उस अस्पताल में पहुंचे तो देखा कि वो लड़की सच में वहीं पर थी। कुछ दिनों बाद जब वो लड़की पूरी तरह ठीक हो गई तो उसे गांव में ले आया गया। जब गांव के एक बुजुर्ग को ये बात पता चली तो उसने बताया कि वो जिसने इस लड़की को ढूंढने में मदद की है वो एक जिन है और उसने आसपास के गांव में भी बहुत से लोगों की जान बचाई है और उन्हें ढूंढा है। पापा बताते हैं कि उसके बाद किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा और उस आदमी के बारे में नहीं सुना। शायद वो बुजुर्ग सच ही कह रहे थे कि वो कोई अच्छा जिन ही था जिसने उस लड़की की जान बचाई। मैं कुछ 4 साल पहले यूके शिफ्ट हुआ था अपने भाई के साथ। मेरा भाई मुझसे 2 महीने पहले ही यूके शिफ्ट हुआ। हम दोनों एक घर में एक शेयर्ड रूम में रहते थे, तो मेरे और मेरे भाई का उस घर में एक अलग रूम था और हमारे साथ कई और लोग रहते थे पर उनके रूम अलग थे। जिस दिन से मैं उस घर में आया मुझे रात को बहुत डरावने सपने आने लगे। एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे भाई ने मुझे पूछा कि क्या कल मुझे किसी तरह का डरावना सपना आया था, तो मैंने हाँ कहा और मेरे भाई ने मुझे हूबहू वही सपना बताया जो मुझे आया था और कहा कि उसे भी कल रात यही सपना आया था। उस जगह पे कुछ तो था जो हम दोनों के साथ खेल रहा था। बहरहाल इसी तरह से कुछ महीने गुजर गए। मैं और मेरा भाई यूके के एक बहुत बड़े आदमी के फार्म हाउस की रखवाली का जॉब करते थे और हम सिक्योरिटी गार्ड्स थे। ये घर भी उसी आदमी का सर्वेंट क्वार्टर्स जैसा ही था। एक रात हम दोनों ही शिफ्ट पे थे और मेरा भाई सिक्योरिटी कैबिन में सो रहा था। मैं रात को राउंड लगाने के लिए निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी जो कि करीब 8 फीट लंबा हो और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, वो मेरे पास आया और एकदम गायब हो गया। भागते हुए मैं सिक्योरिटी केबिन में पहुंचा ये देखने के लिए कि ये सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ था या नहीं, और मैंने देखा यह आदमी कहीं भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे भाई के साथ एक किस्सा हुआ था करीब 1 साल पहले, जब वो और एक नया सिक्योरिटी गार्ड रात को राउंड लगा रहे थे। अचानक एक जगह पर उन्हें सुनाई दिया कि कोई बातें कर रहा है। उस दूसरे लड़के ने मेरे भाई से पूछा क्या मेरे भाई ने भी ऐसी कोई आवाज सुनी, तो मेरे भाई ने तुरंत मना कर दिया। मना करने का कारण ये था कि वहां पे लोग हमेशा ही नौकरी छोड़ देते थे ऐसे हादसों के बाद, और मेरा भाई नहीं चाहता था ये नया लड़का भी नौकरी छोड़ दे या इस हादसे से घबरा जाए। एक बार मैं अपने रूम में था और खाने के लिए मैं किचन में जाता हूँ। मेरे साथ वहां के बटलर भी थे और वो भी अपने लिए कुछ बना रहे थे। तभी अचानक एक बर्तन किचन के स्लैब से उड़ते हुए मेरे पैर पे आके गिरता है। हम दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, और तभी वो मुझसे कहते हैं इतने साल हो गए, अब तो तुम्हें भी आदत हो गई होगी इन चीजों की। मैंने हामी भरते हुए कहा मगर ये सब है क्या? तो उसने मुझे बताया कि कहते हैं ये एक जिन है जो कि इस फार्म पे ही रहता है और हमारी ही तरह यहाँ पे काम करता है। आज तक इसने कभी किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, पर हाँ बहुत लोगों को डराया जरूर है। मैं आज भी उसी जगह काम करता हूँ और उसी घर में रहता हूँ। हमें आज भी कभी कभी उस जिन के होने का एहसास होता है, मगर अब हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। मेरा नाम फिराज है और ये मेरे बचपन की कहानी है। जब मैं लगभग 1 साल का था, हम उत्तराखंड के
एक गांव में रहते हैं और ये गांव चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब मैं छोटा था और मुझे रात में वॉशरूम आती तो माँ मुझे हमेशा घर के बाहर आंगन में ले जाती बाथरूम कराने। एक रात मेरी अम्मी हमेशा की तरह मुझे बाहर लेके जाती है बाथरूम कराने और मेरे पास खड़ी थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक गोल आकार जैसी लाइट जैसी चीज तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। जब तक मेरी अम्मी कुछ कह या बोल पाती वो चीज बिल्कुल हमारे सामने थी और अचानक फोटो फ्लैश की तरह एक बार होके वो गायब हो जाती है। इस घटना के करीब 2 साल बाद एक रात जब हम सब सो रहे थे तो अचानक मेरे अब्बा ने एक आवाज सुनी, जैसे कि कोई बात कर रहा हो। मेरे अब्बू को यह लगा कि शायद कोई आंगन से होते हुए हमारे घर में घुस आया है और शायद हमारे अनाज की चोरी करने की कोशिश करे। हमारा परिवार मूल्यतः खेती बाड़ी ही करता था और हमारे घर में एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पे हम अनाज रखते थे। अब्बू अपनी टॉर्च लेकर बाहर गए। उन्हें बाहर ऐसे लगा कि कोई खड़ा हो। उन्होंने जैसे ही अपनी टॉर्च जला के उसकी तरफ रोशनी की तो उन्हें उस चीज की एक झलक दिखाई देती है। अब्बू बताते हैं कि एक झलक में उन्होंने देखा कि वो कोई 8 फीट का आदमी था जिसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी भी थी और आंखें बिल्कुल लाल थी जैसे कोई लाल बल्ब हो। ये सब उन्होंने 1 सेकंड में ही देखा, क्योंकि जैसे ही टॉर्च उन्होंने उसकी तरफ की तो वो टॉर्च एकदम बंद हो जाती है। फिर जब अब्बू अंदर से दूसरी टॉर्च लेके बाहर गए तो वहां पे फिर कुछ नहीं था। कुछ साल आगे जाए तो जब मैं लगभग 9 साल का था तब ये घटना हुई और इस घटना के बाद ही हमें पता चला कि हमारे साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है। हमारे पड़ोसी का घर 12 साल से खाली था क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और उनका घर भी बिल्कुल हमारे जैसे ही था। एक बड़ा सा आंगन, फिर उनका घर और बगल में एक गोदाम जहां पे फसल या अनाज को रखा जाता है। बहरहाल हम बच्चे उनके आंगन में क्रिकेट खेला करते क्योंकि वहां कोई नहीं रहता था। एक शाम खेलते खेलते गेंद उस गोदाम के पास चली जाती है तो मैं उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी बहुत ही लंबा था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी भी थी। उसने गेंद को उठा के मुझे दिया और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। वो 2 कदम ही चला होगा कि मैंने देखा कि वो गायब हो जाता है। मैं पूरी तरह हैरान हो गया और भागते हुए अपने घर चला जाता हूँ। घर जाके जब मैंने ये बात अपने अम्मी और अब्बू को बताई तो उन्होंने अगले दिन गांव के सरपंच से बात की। बात करने पे पता चला कि वो खाली घर एक जिन का बसेरा बन चुका है पिछले 12 सालों से। वो जिन किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाता, मगर गांव में बहुत से लोगों ने उसे देखा जरूर है। हमें तब जाके समझ आया पिछले कुछ सालों से हमारे साथ हो रही अजीब घटनाओं का कारण क्या है। ये कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई और ये कहानी उन्होंने तब बताई हमें जब वो 90 साल के थे। मेरा नाम पारस है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी जब लगभग 10 साल के रहे होंगे तो एक बार स्कूल से चलते हुए अपने गांव वापस आ रहे थे। ये आजादी के पहले की बात है और स्कूल एक दूसरे गांव में था, तो सारे बच्चे रोज स्कूल चल के जाते और वापस आते थे। एक दिन दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो स्कूल से जल्दी निकल गए घर के लिए। रास्ता लगभग 8 किलोमीटर का था और जंगल से होके गुजरता। वो लगभग आधे रास्ते में थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग इंसान बैठे हुए मिले।
मेरे दादाजी ने उनसे पूछा, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही वो आदमी चौंक के उठ गया और उसने मेरे दादाजी की तरफ देखा। उसने मेरे दादाजी को कहा, बेटा, मैं आराम कर रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ इसलिए। मेरे दादाजी ने ये सुनते ही पास के नहर से जाके उनके लिए पीने का पानी लाते हैं और उन्हें पिलाते हैं। वो बुढ़ा ये देख के बहुत खुश हो गया और बोला, बेटा, हमेशा खुश रहना। इस घटना के बाद धीरे धीरे हमारे परिवार की माली हालत भी सुधरने लगती है। मेरे दादाजी भी खेल और पढ़ाई दोनों में ही धीरे धीरे अव्वल हो जाते हैं। एक रात जब मेरे दादाजी लगभग 20 साल के थे तो उनको वही बूढ़ा इंसान सपने में दिखाई दिया और उसने बताया कि वो एक जिन है। और मेरे दादाजी की अच्छाई देखकर वो बहुत खुश हो गया और हमेशा मेरे दादाजी और हमारे परिवार की रक्षा और भलाई के लिए हाजिर रहेगा। दादाजी बताते हैं कि इसके बाद कई बार परिवार के खुशी के मौके पर उन्होंने उस जिन को देखा है, जैसे कि उनकी शादी के वक्त एक बाराती के रूप में, उनके बच्चे और उनके पोते पोतियों के होने के वक्त भी उन्होंने उस जिन को देखा है, जैसे वो आए हो हमें आशीर्वाद देने के लिए। मेरे दादाजी के गुजरने के बाद जब मेरे पापा और चाचाओं में जमीन को लेके कुछ विवाद हुआ तो हमारे घर एक बुजुर्ग इंसान आए थे, एक फकीर जैसे, और उन्होंने हमारे घर आके ये विवाद सुलझाया था। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो जिन आज भी हमारे परिवार की हिफाजत और रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये नई जिन की कहानियां? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहां भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।